नमस्कार। J.K. राउलिंग की दूसरी किताब हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स पर आज की इस खास पड़ताल में स्वागत है। हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा है और आज हम उसी के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब इतनी खास क्यों है। हाँ, बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि समीक्षा इस किताब को पहली किताब के मुकाबले कैसे देखती है। वही हमारा मकसद है, समीक्षा के तर्कों को, उसके विश्लेषण को खंगालना, ये समझना कि क्यों कहा जाता है कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स फिलोसोफर स्टोन से ज्यादा गहरी और रोमांचक है। तो हम समीक्षा में उठाए गए खास विषयों, किरदारों और कहानी के अहम पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ, क्योंकि सिर्फ कहानी जानना एक बात है और उसे एक समीक्षा के नजरिए से परखना वो अलग बात है। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि हैरी के दूसरे साल में हॉगवर्ट्स में क्या नया था जिसे समीक्षा ने इतना यादगार पाया। समीक्षा में कुछ बेसिक जानकारी भी है, जैसे लेखिका J.K. रॉलिंग, प्रकाशन का साल यूके में 1998, यूएस में 1999 और पेज संख्या भी यूके एडिशन में 251 पेज। पर हम इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ, तथ्यों से ज्यादा विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इस समीक्षा की रोशनी में चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की दुनिया में उतरते हैं। पहली बात जो समीक्षा बहुत साफ तौर पर कहती है वो है इस किताब का माहौल। कहती है कि पहली किताब से ज्यादा गंभीर, ज्यादा रोमांचक है। कहानी का जो केंद्र है, रहस्यमयी चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का खुलना और फिर छात्रों पर हमले होना, समीक्षा के हिसाब से इसने महल में एक डर का माहौल बना दिया। हाँ, और ये बदलाव बहुत अहम है। समीक्षा इसे सिर्फ कहानी का डरावना होना नहीं मानती, बल्कि सीरीज की टोन में एक बड़ा शिफ्ट देखती है। मतलब पहली किताब जहां जादुई दुनिया के अजूबों से मिलवा रही थी, ये दूसरी किताब समीक्षा के अनुसार सस्पेंस, थोड़ा हॉरर और फैंटेसी का एक ज्यादा पेचीदा मिक्सचर लाती है। अच्छा। समीक्षा का तर्क ये है कि इससे कहानी सिर्फ दिलचस्प नहीं बनती, दांव भी ऊंचे हो जाते हैं, खतरा ज्यादा असली लगता है और ये पाठक को एकदम पकड़ के रखता है। हाँ, वो रहस्य वाली बात तो है। समीक्षा शायद इसे सीरीज के मैच्योर होने की तरफ एक कदम मानती है। बिल्कुल बिल्कुल, समीक्षा का इशारा उसी तरफ है। तो मतलब ये सिर्फ घटनाएं नहीं, कहानी कहने का अंदाज भी गहरा हो रहा है। और इसी गहरे माहौल के साथ समीक्षा कुछ नए और बहुत ज़रूरी किरदारों और चीज़ों पर ध्यान दिलाती है। इसमें डॉबी जो हाउस एल्फ है, उसका जिक्र है। समीक्षा कहती है कि वो कहानी में ह्यूमर मतलब हास्य तो लाता है, पर साथ ही एक नैतिक गहराई भी जोड़ता है। और हाँ, टॉम रिडल की डायरी ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा इसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के अतीत की एक डरावनी झलक, एक चिलिंग ग्लिम्स कहती हैं। समीक्षा के विश्लेषण में ये डायरी काफी सेंट्रल लगती है। हाँ, ये डायरी वाला पॉइंट वाकई बहुत दिलचस्प है। समीक्षा का इसे सिर्फ झलक कहना साइड कम होगा। जिस तरह वो चिलिंग ग्लिम्स शब्द इस्तेमाल करती हैं, लगता है वो डायरी के साइकोलॉजिकल असर और उसके खतरनाक पोटेंशियल पर जोर दे रही हैं। अच्छा। ये सिर्फ अतीत की जानकारी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे अतीत की बुराई एक मामूली सी दिखने वाली चीज के जरिए वर्तमान में घुस सकती है, तबाही मचा सकती है। समीक्षा शायद इसे इस बात का प्रतीक मान रही है कि बुराई कितने अलग अलग रूपों में आ सकती है। ये कहानी में रहस्य और खतरे की एक ऐसी परत जोड़ती है जो सीधे बच्चों को टारगेट करती है। उनके लिए ये चुनौती ज्यादा पर्सनल और खतरनाक है। हाँ, ये बात तो है। और डॉबी के बारे में समीक्षा का नैतिक गहराई से क्या मतलब है? देखिए, समीक्षा डॉबी को सिर्फ एक फनी कैरेक्टर नहीं मान रही। नैतिक गहराई से शायद उसका मतलब है कि डॉबी का किरदार हमें गुलामी, वफादारी और आजादी की इच्छा जैसे मुद्दों पर सोचने को मजबूर करता है। समीक्षा में शायद ये शब्द ना हो, पर इशारा यही है। डॉबी की अपने मालिक के प्रति वफादारी की मजबूरी और हैरी की मदद करने की उसकी जो अंदरूनी छटपटाहट है, समीक्षा उसे कहानी का एक इमोशनली पावरफुल हिस्सा मानती है। वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं, बल्कि थीम को आगे बढ़ाने वाला किरदार है। ये बहुत दिलचस्प है कि समीक्षा इन किरदारों को सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने वाला नहीं मान रही, बल्कि उन्हें नैतिक और भावनात्मक वजन देने वाला बता रही है। और इनके साथ ही समीक्षा कुछ खास विषयों पर भी रोशनी डालती है। दोस्ती, साहस, पूर्वाग्रह मतलब प्रेजुडिस और अपने चुनाव का महत्व, ये सब कहानी की रीढ़ हैं, ऐसा समीक्षा का मानना है। हाँ, और समीक्षा सिर्फ इनकी लिस्ट नहीं देती, वो इस बात पर जोर देती है कि ये विषय कहानी में कितनी खूबसूरती से बुने गए हैं। ये सिर्फ नारे नहीं है, बल्कि किरदारों के एक्शन, उनके संघर्षों से उभरते हैं। पूर्वाग्रह का मुद्दा तो समीक्षा के विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में लगता है। जैसा उसके वर्डिक्ट सेक्शन में कहा गया है,
ये कहानी दूसरों को उनकी विरासत या पृष्ठभूमि के आधार पर आंकने के खतरों को बहुत असरदार ढंग से दिखाती है। हाँ, ये मड ब्लड वाला जो अपमानजनक शब्द है, बिल्कुल वो शब्द, फिर स्लिदरिन की विचारधारा, कुछ प्योर ब्लड परिवारों का रवैया, ये सब दिखाता है कि जादुई दुनिया भी सामाजिक भेदभाव से अछूती नहीं है। समीक्षा इसे सिर्फ एक फैंटेसी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि कहानी का एक अहम नैतिक पहलू मानती है। और यहीं पर वो डंबलडोर की मशहूर बात आती है ना, कि हमारे चुनाव दिखाते हैं कि हम क्या हैं, हमारी काबिलियत नहीं। एग्जैक्टली समीक्षा शायद उसे भी प्रमुखता देती होगी। ये सीधे चुनाव के महत्व वाले विषय से जुड़ता है और पूर्वाग्रह के खिलाफ एक मजबूत तर्क देता है। तो समीक्षा का निष्कर्ष यही लगता है कि यह किताब रोमांचक कहानी के साथ साथ गहरे नैतिक सबक भी सिखाती है। तो ये विषय कहानी को सिर्फ मजेदारी नहीं, बल्कि सार्थक भी बनाते हैं। और इन सब विचारों और भावनाओं को हम तक पहुंचाने में लेखिका की जो राइटिंग स्टाइल है, उसका कितना बड़ा हाथ है, इस पर भी समीक्षा बात करती है। समीक्षा रोलिंग की तारीफ करती है कि उन्होंने कहानी के बढ़ते रोमांच, बीच बीच में आने वाले ह्यूमर, जैसे वो गिलरॉय लॉकहार्ट का किरदार, और किरदारों के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग, इन सब के बीच बहुत अच्छा संतुलन बनाया है। हाँ, लॉकहार्ट तो कमाल का किरदार था, है ना। और समीक्षा ये भी कहती है कि कहानी की रफ्तार यानी पेस काफी तेज है। हर चैप्टर आपको आगे पढ़ने पर मजबूर करता है। ये पेस टर्नर क्वालिटी समीक्षा को काफी पसंद आई है। बिल्कुल। और अगर हम समीक्षा के इस विश्लेषण को थोड़ा और समझें, तो रोलिंग की जिस क्षमता की तारीफ हो रही है, वो है मल्टी लेयर्ड कहानी बुनने की। एक तरफ चैम्बर का रहस्य और बेसिलिस्क जैसा खतरा है, दूसरी तरफ स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी, क्विडिच, क्लासरूम, दोस्ती, और इन सब के बीच नए जादुई जीव, मंत्र। हाँ, हॉगवर्ट्स के नए नए कोने भी पता चलते हैं। वही समीक्षा का तर्क यही है कि रोलिंग इन सब को इतनी आसानी से मिलाती हैं कि पढ़ने वाला पूरी तरह उस दुनिया में खो जाता है। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं रहती, इसमें बड़ों को भी बांधे रखने वाले तत्व हैं, रहस्य, कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक दुविधाएं। और ये संतुलन शायद इसलिए भी जरूरी है, जैसा समीक्षा इशारा करती है, क्योंकि कहानी का टोन पहले से ज्यादा डार्क हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उस डार्कनेस को ह्यूमर और दोस्ती से बैलेंस करना जरूरी था, ताकि कहानी बोझिल ना लगे। गिल्डरॉय लॉकहार्ट, जिसे समीक्षा शायद ह्यूमर के सोर्स की तरह देखती है, वो कहानी के तनाव को कम करता है और साथ ही शोहरत और असलियत के फर्क पर भी एक तरह की टिप्पणी है। सही कहा। समीक्षा का ये कहना कि रोलिंग ने एक ऐसी दुनिया रची है जिसमें पाठक पूरी तरह डूब जाता है, ये उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग और कहानी कहने की कला की शायद सबसे बड़ी तारीफ है। और ये सारे पहलू मिलकर किताब के ओवरऑल इम्पैक्ट को बनाते हैं। जैसा कि समीक्षा के वर्डिक्ट वाले हिस्से में कहा गया है, ये किताब सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर नहीं है। समीक्षा इसे बहादुरी, वफादारी और जैसा हमने पहले भी बात की, पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में एक पावरफुल कहानी मानती है। विरासत या खून की शुद्धता के आधार पर किसी को कम आंकना कितना खतरनाक हो सकता है, समीक्षा के अनुसार ये इस कहानी का एक बहुत जरूरी और रेलेवेंट संदेश है। निश्चित रूप से समीक्षा इस किताब को रोलिंग की कहानी कहने की कला के विकास में एक मील का पत्थर मानती है। ये दिखाती है कि वो ना सिर्फ एक आकर्षक जादुई दुनिया बना सकती हैं, बल्कि उसमें यूनिवर्सल विषयों को भी बड़ी खूबसूरती और गहराई से बुन सकती हैं। और वो जो रेटिंग है 5 में से 4.7 स्टार्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि समीक्षक इसे एक असाधारण रूप से सफल किताब मानता है। लगभग उत्तम मिश्रण फैंटेसी, रहस्य और नैतिक सबक का ये वाक्यांश भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, लगभग उत्तम शब्द का इस्तेमाल बताता है कि समीक्षा इसे बहुत ऊंचे दर्जे का मानती है। शायद ही कोई कमी नजर आई हो। यह संकेत देता है कि किताब अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगभग पूरी तरह कामयाब रही है। यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं है जो पहली किताब की कामयाबी पर चले, बल्कि अपने आप में एक मजबूत, यादगार और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है, जो सीरीज को एक नई, ज्यादा जटिल दिशा में ले जाती है। तो इस पूरी समीक्षा के विश्लेषण से गुजरते हुए हमने हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में कई अहम बातें समझी। हमने देखा कि समीक्षा कैसे इसके माहौल को पहली किताब से ज्यादा गहरा और तनावपूर्ण मानती है, कैसे डॉबी और टॉम रिडल की डायरी जैसे नए तत्व कहानी में सिर्फ नयापन नहीं लाते, बल्कि उसे नैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल बनाते हैं, ऐसा समीक्षा का मानना है। हमने उन मुख्य विषयों पर भी बात की जिन्हें समीक्षा उजागर करती है। दोस्ती और साहस तो हैं ही, पर खासकर पूर्वाग्रह का विषय, जिसे समीक्षा कहानी का सेंट्रल थीम मानती है। और हमने ये भी देखा कि समीक्षा रोलिंग की लेखन शैली की किस तरह तारीफ करती है,
उनके रोमांच, ह्यूमर और भावनाओं के बीच संतुलन साधने की कला और कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखने की क्षमता की। सही बात है। वाकई समीक्षा को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये किताब हैरी पॉटर सीरीज में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी, जिसमें आने वाली और भी गंभीर कहानियों के लिए जमीन तैयार की। हाँ, और अगर मैं कदम पीछे हटकर सोचें कि इस पूरी चर्चा का, या यूं कहें कि इस समीक्षा के विश्लेषण का सार क्या है, तो ये किताब, जैसा कि समीक्षा बार बार इशारा करती है, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें हंसाती है, डराती है, किरदारों के संघर्षों से जुड़ती है और साथ ही कुछ जरूरी नैतिक सवाल भी उठाती है। विरासत या पृष्ठभूमि के आधार पर दूसरों को आंकने के खतरे से जुड़ा है। समीक्षा इसे कहानी का एक मुख्य संदेश मानती है। कहानी से स्लिदरिन की विचारधारा, मेलफॉय परिवार के रवैये और मड ब्लड शब्द के जरिए बहुत साफ तौर पर दिखाती है। हाँ, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जो सीधे तौर पर समीक्षा के विश्लेषण से निकलता है। जिस तरह से इस कहानी में पूर्वाग्रह और विरासत के आधार पर दूसरों को आंकने के खतरों को दर्शाया गया है, वो आज की हमारी दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? क्या समीक्षा द्वारा उजागर किया गया ये विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या शायद उससे भी ज्यादा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पाठक कहानी पढ़ने के बाद भी विचार कर सकता है।